हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है सर आपका वीजी स्टडी हब पे। चलिए सर, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं एफएम का प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया है सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा कैपिटल बजटिंग चल रहा है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में भी हमने पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये 2 पे हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी मैंने आपको सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप आपने सॉल्व किए होंगे। आई होप अब आपको चीज़ें थोड़ी सिंपलर लग रही होंगी और थोड़ी सी और आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगर एक एक दो दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। बिफोर आफ्टर में आपको एक फ़र्क फील होगा। ठीक है, तो ये पार्ट में हम कैपिटल बजटिंग के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जो भी मेरे शीट में दिए हुए हैं। मेनली एनपीवी, आईआरआर, पीआई, एक्सपेक्टेड एनपीवी, और एक उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, पर मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आप इसमें घुसोगे, वेटेज उतना है ही नहीं। तो काफ़ी बच्चे जो करते जा रहे हैं मॉड्यूल के वो टफ टफ क्वेश्चंस, उनको मैं बता दूं इतना वेटेज ही नहीं है। अगर वेटेज होता और अगर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आप वो कर रहे हो एक्सेप्शनल वाले, अगर वो आते तो मैं भी करा ही लेता, पर वो आ नहीं रहे। मतलब सब मिला के भी एक भी नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाओ, जो जो मेन है वो पढ़ो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे मैंने आपको टाइप वाइज बताया, पूरा आप टाइप वाइज पढ़ो। और जो मेजर मेथड्स हैं आपके जो दी हुई हैं, पे बैक पीरियड हो गया, ARR हो गया, आपका एनपीवी आईआर ये हो गया, एक्सपेक्टेड एनपीवी हो गया, ये सब आप करके जाओ। और ये आ भी रहे हैं तो ये करने में हरकत भी नहीं है। पर एक्सेप्शनल चीज़ें मत करो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑड चीज़ें सॉल्व करोगे फिर आपको बेसिक आईआरआर भी नहीं जमेगा। मैं बता रहा हूँ, ये होगा आपके साथ। अभी आपको कोई बता नहीं रहा। प्रॉब्लम यही है लाइफ की कि आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। वो बस आधी चीज़ें आपको बताते हैं, आधी चीज़ें जो हैं वो बताते ही नहीं है। माइट भी उनको पता ही नहीं होंगी, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं है। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, खासकर सेल्फ स्टडी वाले बच्चे। मतलब बहुत बहुत गलत आप कर रहे हो, क्योंकि आप फिर निकल नहीं पाओगे, वो गहराई से निकल नहीं पाओगे। फिर आपको हर प्रॉब्लम टफ ही लगेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपको टफ लगेगा, जो कि एक्चुअली बहुत ईजी है। वो भी आपको टफ लगेगा। बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, बहुत टफ है। ऐसा मतलब बौखला के आप पूरा चैप्टर ही छोड़ दोगे प्रैक्टिकल्स। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव या डार्क साइड है बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता और वो सुनते भी नहीं है। कुछ लोग गलतियां करके ही सीखते हैं, अटेम्प्ट गवा के ही सीखते हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे सर। नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए। बहुत मेहनत से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही पैशन से मैं आपके लिए सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग 60+ स्कोर कर पाएँ एफएम में। ठीक है, और मेहनत को बस ज़ाया ना जाने दें। ठीक है, हम टाइम निकाल रहे हैं तो आप भी टाइम निकालिए और सारे पार्ट्स अच्छे से मेरे साथ देखिए, और आपको मार्क्स में फ़र्क दिखेगा। पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी फ़र्क दिखेगा, प्लस आपको पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे तब भी आपको उसका फ़र्क, उसका डिफरेंस फील होगा। ठीक है, चलिए सर, फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सर, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला टाइप है, स्टार्ट करते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक पहले मैं इजी वाला करवाता हूँ नीचे, ऊपर वाला थोड़ा टफ है, वो अपन इसके बाद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनपीवी पहले तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कि हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मेथड्स पढ़ रहे हैं। उसमें एनपीवी है, तो एनपीवी इज अ मेथड टू इवैल्यूएट अ प्रोजेक्ट। तो एनपीवी में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको आप कट ऑफ रेट बोलते हो, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो, जिसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, तो वो रेट पे आप ये देख रहे हो कि वो रेट पे हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है जिससे आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो उससे ज्यादा आप कमा रहे हो। अगर
एनपीवी पॉजिटिव है, सुन लो अच्छे से, सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव है मतलब मैं जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उससे ज्यादा कमा रहा हूं। अगर एनपीवी एग्जैक्टली जीरो है तो जितना मेरा डिस्काउंटिंग रेट है एग्जैक्टली मैं उतना ही कमा रहा हूं। और आपको पता ही होगा जहां एनपीवी जीरो होती है उसी डिस्काउंटिंग रेट को आईआरआर कहते हैं, जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूं। जहां एनपीवी जीरो होती है उसी डिस्काउंटिंग रेट को आप क्या कहते हो? आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? और अगर एनपीवी नेगेटिव है मतलब जितना आपका डिजायर्ड रेट है, जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है उससे कम आप कमा रहे हो, तो इसीलिए हम कैसे इसमें डिसीजन क्राइटेरिया करते हैं। अगर पॉजिटिव एनपीवी है मतलब हमारा डिस्काउंटिंग रेट से हम ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। एग्जैक्टली जीरो है तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका आ रहा है। और अगर नेगेटिव है तब आपको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कब करते हैं? नेगेटिव में, यानी आपका जो कट ऑफ रेट है उतना आप नहीं कमा रहे हो, उससे कम कमा रहे हो। नेगेटिव एनपीवी का मतलब लॉस नहीं होता। ये भी मैं इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है, रेगुलर क्लास में मैं ये सब बताता हूं, ठीक है। तो नेगेटिव एनपीवी का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस में हो, उसका बस इतना ही मतलब है कि जो डिजायर्ड रेट है उससे कम आप कमा रहे हो। नेगेटिव एनपी में भी आप कमा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कमा नहीं रहे, ठीक है। पर हमारा कट ऑफ रेट होता है फॉर डिसाइडिंग अ प्रोजेक्ट, हमको एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कमाना होता है, फिर ही हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, फिर ही हम उसमें टाइम और पैसा लगाते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो आपको करना क्या होता है इसमें? जितने भी कैश फ्लोज दिए हुए हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जितने भी कैश फ्लोज दिए हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ। आपको बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू लाना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैश फ्लोज। और अगर वो कांस्टेंट है तो बस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको निकालना होता है और उसको कैश आउटफ्लो से कंपेयर करना होता है। नॉर्मली कैश आउटफ्लो जीरो डेट पे होता है, जिस डेट पे आप डिसीजन ले रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसी डेट पे कैश आउटफ्लो होता है, तो वो जीरो डेट पे ही होता है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आउटफ्लो हमेशा करंट डेट पे ही होता है। लेकिन अगर आउटफ्लो कोई फ्यूचर डेट का दिया है तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होता है, भूलना नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है बोलो एनपीवी का? बोलो क्या आएगा? डिस्काउंटेड सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो पॉजिटिव आया तो मतलब इनफ्लो ज्यादा है, नेगेटिव आया मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आपको बेसिकली सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालना है, क्योंकि आउटफ्लो नॉर्मली जीरो डेट पे ही होता है, वो सेम आपको लेना होता है, उसमें डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं वो आपको क्वेश्चन में नॉर्मली दिए होते हैं, ठीक है। और अब मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी बता दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्लियर है। वो अभी भी मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट with a net investment of 1 lakh rupees and net cash inflow of in year 1 is 50,000, year 2 is 80,000, year 3 is 15,000। हर साल अलग अलग है। फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो डिस्काउंटिंग रेट क्या लेना है? 10%। और आपको डिस्काउंटिंग के देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर ईयर 1 0.909, 0.826, 0.751, ठीक है। तीनों का दिया हुआ है, तो आंसर आपका टैली होगा ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा। खैर ये मैंने मॉड्यूल से आपके उठाए हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले नहीं है, फुल वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो करना क्या है? तीनों कैश फ्लो हैं वो अलग अलग साल के हैं, उनको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, उनका सम करो और उस सम को आउटफ्लो से कंपेयर करो। बोलो पहला स्टेप, डायरेक्ट कैलसी पे लिखो पर मैं पूरा बता देता हूं, ठीक है। बोलो पहला साल 55,000, सेकेंड 80,000, थर्ड 15,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है और m प्लस करते जाना है, MRC दबा देना है, ठीक है। एक एक जो आंसर आएगा सर उसको m प्लस करते जाना है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। बोलो कैलसी उठाओ, आ जाओ। बोलो पहला आएगा 55,000 इंटू 0.909, सीधे क्या दबाना है? m प्लस, इक्वल टू भी नहीं दबाना है,
सीधे m प्लस, मतलब वो इक्वल टू होके m प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 49,995, ठीक है। फिर 80,000 इंटू 0.826 सीधे m प्लस, ये आएगा 66,080। फिर आएगा 15,000 इंटू 0.751 सीधे m प्लस 11,265। अब सिर्फ क्या करना है, MRC दबा देना है, तो आएगा 1,27,340। आ रहा है, बोलो तो क्या आएगा एनपीवी। एनपीवी क्या आएगा, एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। बोलो 1,27,340 माइनस आउटफ्लो, ऊपर दिया हुआ है 1 लाख, तो ये 1 लाख आएगा। तो आपका एनपीवी आएगा पॉजिटिव 27,340, पॉजिटिव 27,340, ठीक है। तो ध्यान देना है सर, कैलसी पे आप सॉल्व कर रहे हो तो इन सबको m प्लस m प्लस m प्लस करना है और सीधे आपको दबाना है MRC, ठीक है। और एक स्टेप करना है, तो ये 1 लाख को सीधे क्या दबा दो, m माइनस, तो वो माइनस होके डायरेक्ट जब आप MRC दबाओगे तो आपका डायरेक्ट आंसर 27,340 आ जाएगा कैलसी पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों m प्लस m प्लस m प्लस और फिर ये सीधे m माइनस और फिर सीधे MRC दबाओगे तो 27,340 आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल है, फैक्टर्स दिए रहते हैं, बस कैलकुलेशंस करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये एकदम प्लेन क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से ट्रिकीनेस पे, बारीक चीजें जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक भी जगह आपने गलती की तो आपका आंसर गलत आएगा। प्रॉब्लम यही है इस पूरे चैप्टर की, हर चीज, हर ट्रिक, हर प्रॉब्लम को पकड़ना है। एक भी चीज स्किप हो गई तो आपका आंसर गलत ही आएगा। क्लियर है, तो हर चीज को पकड़ना है, ठीक है। चलिए आ जाइए। फर्म ए इज कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कैश आउटले ऑफ 50,000। अब देखो दिया है ब्रैकेट में t इज इक्वल टू 0, मतलब वो आज की डेट का है। 50,000 आउटफ्लो है आज की डेट में, तो ऑलरेडी आज की डेट में उसको कोई भी फैक्टर लगाने की या प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 0 डेट पे है, ठीक है। तो 50,000 0 डेट। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा, वो है वर्किंग कैपिटल, जो कि आप पढ़ ही चुके हो, एफएम में ऑलरेडी है। तो वर्किंग कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट लगता है, कुछ पैसा आपकी जेब से वर्किंग कैपिटल के लिए भी लगता है, तो वो लग रहा है। पर वर्किंग कैपिटल पे डेप्रीसिएशन नहीं आता, आपको पता ही है। वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग एसेट है, वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वापस कैश में कन्वर्ट होते जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग कैपिटल जो भी आप लगा रहे हो, वर्किंग कैपिटल जो भी आप लगा रहे हो, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो वापस आता है, उसको एज अ कैश इनफ्लो लेना है। क्वेश्चन में दिया हो या न दिया हो, काफी बार दिया ही रहता है, बट स्टिल अगर नहीं भी दिया हो तो ये एक हिडन अजम्पशन आपको लेना है कि वर्किंग कैपिटल वापस रोल होके एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको वापस मिलेगा, और एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा, उस पर कोई डेप्रीसिएशन या कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो अब वहां दिया हुआ है, देखो वर्किंग कैपिटल आउटले 20,000, लेकिन यहां दिया है लग कब रहा है, T+2 पे, तो कैश आउटफ्लो है ये। वर्किंग कैपिटल में आपका पैसा लग रहा है, पर ये 2 साल बाद लग रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लग रहा है। अब देखो आउटफ्लो है, लेकिन ये 0 डेट पे नहीं है, ये सेकेंड ईयर के एंड में है, तो उसको भी आपको आज की डेट पे लाना पड़ेगा, ये भूलना नहीं। ये भूल गए तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये पहला मतलब एक्सीडेंट स्पॉट है, ठीक है, ये पहला एक्सीडेंट स्पॉट है। ये T=2 आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आउटफ्लो हो गया, दोनों मिला के आउटफ्लो है, और यही 20,000 रुपए आपको प्रोजेक्ट के लाइफ के आखिरी में वापस मिलेंगे, उसको इनफ्लो में लेना भूलना नहीं है, ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट है। और फिर दिया है कि प्रोजेक्ट से कितना पैसा आप कमाओगे, इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ऑफ 12,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब ये देखो एन्युटी वाला हो गया, कांस्टेंट अमाउंट हर साल मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 12,000 सीधे 5 साल हर साल आ रहा है, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिलीज, ठीक है। दिया हुआ है कि ये 12,000 में वर्किंग कैपिटल रिलीज इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आपको वो अलग से लेना है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक एंड टर्मिनल वैल्यू, यानी कि स्क्रैप वैल्यू। जो भी आप ये 50,000 रुपए लगा रहे हो, ये कहां लगा रहे हो, ये एक फिक्स्ड एसेट में कहीं लगाया होगा, जो आप एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ आप उसको बेचोगे और आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो इसी को आप कहते हो स्क्रैप वैल्यू, रेसिडियल वैल्यू, यूसेज वैल्यू, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू ऑफ 20%, काय का 50,000 का, कॉस्ट का 20%, तो 50,000 का 20% एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ
आपको वापस मिल रहा है, प्रोजेक्ट लाइफ दिया हुआ है 5 साल, तो 5 साल बाद आपको ये टर्मिनल वैल्यू भी वापस मिलेगी और 5 साल बाद आपको वर्किंग कैपिटल भी वापस मिलेगा। तो ये दोनों इनफ्लो में लेना भूलना नहीं है, सिर्फ 5th ईयर में लेना है आपको, 5th ईयर के एंड में, ठीक है। What would be your advice to the company using NPV approach if the cost of capital is 10%? और आपको वही पूछा है, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल टफ क्वेश्चन है जिसमें देखो वर्किंग कैपिटल भी इन्वॉल्व है, टर्मिनल कैश वैल्यू भी इन्वॉल्व है, तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है एनपीवी का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो सर, पहले क्या लेंगे? अब डिस्काउंटेड आउटफ्लो भी निकालना पड़ेगा, तो पहले आउटफ्लो निकाल लो। बोलो, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। पहला तो 50,000 जीरो डेट पे ही है, तो वो तो 50 इस पे ही आएगा, प्लस बोलो प्लस, तो ये तो 1 पे ही है, इंटू 1 भी कर सकते हो। और जो 20,000 है वो सेकेंड ईयर के एंड में लग रहा है, और मैंने आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख के दिए हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.826, तो यहां आपको मल्टीप्लाई करना है 0.826। बोलो कितना आएगा? 50,000 एम प्लस 20,000 इंटू 0.826 एम प्लस, तो वो आता है 16,520। तो आप अब एमआरसी दबा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 66,520, ठीक है। तो आपका डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो कितना है? 66,520, ठीक है। सेकेंड, अब आ जाओ सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। बोलो इनफ्लो में अब क्या क्या है? एक तो 12,000 पर एनम जो आ रहे हैं वो, उसको तो एक साथ ही आप प्रेजेंट वैल्यू पे ला लो विद द यूज ऑफ एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर वो दिया हुआ है, तो अगर मुझे 1-1 रुपया हर साल 5 साल मिलता रहा, तो वो पूरे 1-1 रुपया जो 5 बार मुझे मिल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, उसका आज का वैल्यू अगर निकालना हो, उसी को कहते हो आप प्रेजेंट वैल्यू। और वो 5 रुपए जो 1-1 रुपया करके आपको 5 साल में मिलने वाले हैं, उसका आज का वैल्यू है 3.791। ये उसका एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है, उसका आज का पूरे एन्युटी का पूरे 1 रुपये के पूरे फ्लो का 5 साल में उसका आज का वैल्यू आएगा 3.791। ऐसे ही हर साल आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बस इंटू 12,000 करोगे तो 12,000 हर साल अगर आपको मिले तो उसकी आज की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? बोलो। तो इसमें 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स आएंगे, एक एक करके करते हैं। बोलो, ए आएगा 12,000 इंटू सीधे एन्युटी फैक्टर 3.791, क्योंकि एन्युटी है 12,000 हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 5 ईयर्स आपको मिल रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट आप क्या यूज कर लोगे? एन्युटी फैक्टर। बोलो क्या आएगा? और एम प्लस करते जाना है, ठीक है। तो 12,000 इंटू 3.791 एम प्लस, तो ये आएगा 45,492। 45,492। सेकेंड आएगा सर टर्मिनल वैल्यू। बोलो टर्मिनल वैल्यू कितना था सर? 50,000, इसका 20%, पर ये कब आ रहा है? ये 5th ईयर के एंड में आएगा, तो इसको आपको 5th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल कैश फ्लो है, ये एन्युटी नहीं है। काफी बच्चे वो पूछेंगे सर यहां एन्युटी फैक्टर लिया, वहां क्यों नहीं लिया? अरे भाई कुछ तो ध्यान दो क्वेश्चन में, कैश फ्लो सिंगल है कि एन्युटी है उतना तो ध्यान दो। 12,000 हर साल मिल रहा था इसलिए एन्युटी फैक्टर लिया। ये टर्मिनल वैल्यू हर साल मिलती है क्या? नहीं सर, ये तो ईयर एंड में एक ही बार मिलती है। वर्किंग कैपिटल भी जो रिलीज होगा वो एक ही बार आएगा, तो सिंगल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ यूज करते हैं। और कांस्टेंट अगर आपको हर साल पैसा मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू में क्या यूज करते हैं? पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। तो यहां आएगा 0.621 एम प्लस करना, ठीक है। बोलो 50,000 इंटू 20%, तो इनफ्लो है 10,000 इंटू 0.621 एम प्लस, तो आएगा 6,210। और थर्ड आएगा सर वर्किंग कैपिटल रिलीज, वो कितना आएगा? जितना है पूरा का पूरा 20,000 रुपए मिलेगा, और वो भी 5th ईयर के एंड में मिल रहा है, ठीक है। यहां लिख देता हूं 5th ईयर का है, ये भी 5th ईयर का है, तो इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 0.621, तो 20,000 इंटू 0.621 एम प्लस, तो ये आएगा 12,420। अब एमआरसी दबा दो, तो ये आएगा 64,122। 64,122, क्लियर है? अब बोलो, अब आउटफ्लो को आप एम माइनस कर सकते थे, ठीक है, कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं। ये एम माइनस कर दो और ये एम प्लस कर दो, ये तो एमआरसी में आपको आया ही ना, ये तो आपने एम प्लस किया, एम प्लस किया, एम प्लस किया, तो ये एमआरसी दबाओगे
तो डायरेक्टली आपको एनपीवी आ जाएगी, क्योंकि आपने यहां पे ये एम माइनस कर दिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट जब आप एमआरसी दबाओगे तो आपको एनपीवी आ जाएगी। बोलो, एनपीवी इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। बोलो कितना आएगा? तो आएगा -2398, -2398। बोलो सर, तो क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। नेगेटिव एनपीवी में क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो देखो, 2-3 चीजों पे ही ध्यान देना था। 12,000 तो नॉर्मल था, बस इसमें टर्मिनल वैल्यू आपको ध्यान देना था। वर्किंग कैपिटल रिलीज अलग से लेना है, उस पर आपको ध्यान देना था। फिर आपको थर्ड जो ध्यान देना था कि आउटफ्लो वर्किंग कैपिटल का सेकेंड ईयर के एंड में था, तो सेकेंड ईयर से उसको 0 डेट पे लाने के लिए आपको डिस्काउंटिंग करना था। बस 3 ही एलिमेंट्स थे जिनका आपको ध्यान देना है। बोलो क्या थे 3? ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। बस ये 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए, बाकी तो रेगुलर क्वेश्चन ही था। और ऐसे ही होता है, रेगुलर क्वेश्चन ही आएगा, वही करना है। बस एक दो एडजस्टमेंट को ट्विस्ट कर दिया जाता है, बस आपको वहां पे ध्यान देना है, और कुछ इसमें टफ आता नहीं है। ठीक है, चलिए सर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर तो मैंने दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा आपका आंसर है। चलिए, तो ये हो गया एनपीवी। अब आ जाओ आईआरआर। आईआरआर में भी पहले मैं इजी वाला सॉल्व करता हूं, एक प्लेन, ये आपके मॉड्यूल का है, ठीक है। प्लेन क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। अब आईआरआर का मतलब क्या है? वो डिस्काउंटिंग रेट जिस पे एनपीवी 0 है। एनपीवी 0 कब आती है? जब डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, बराबर। तो जब sum of discounted cash inflow is equal to sum of discounted cash outflow, then the NPV will be 0, and that rate which is used for discounting at that time, that discounting rate is called as IRR, internal rate of return. क्लियर है? तो ये उल्टा है, यहां रेट दिया ही नहीं है। समझो बात को। एनपीवी में आप क्या करते थे? रेट लेके डिस्काउंटिंग करते थे। अरे यहां रेट ही तो निकालना है, यहां रेट ही निकालना है, ठीक है। तो यहां जो मेथड यूज होती है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, और ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद इंटरपोलेशन यूज होता है, ठीक है। तो ये काफी लेंदी मेथड है, इसीलिए काफी टफ भी लगती है काफी बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख का आउटले है, दिया हुआ है, रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ है 6 ईयर्स, और एनुअल इनफ्लो यानी एन्युटी है, ये हर साल 2.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। अज्यूम द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, दिया हुआ है कि सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपए जो आप लगा रहे हो, इसमें से कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं। 6 साल के बाद इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? डिटरमाइन द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें रेट ही नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सीधे इनफ्लो दिया है हर साल का, और सीधे 0 डेट पे आउटफ्लो दिया है, और लाइफ दिया है। बताओ आईआरआर क्या है? ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। तो बोलो क्या करेंगे इसमें पहले आप कुछ जजमेंट लेना पड़ता है कि आपका जो रेट है वो किसके बीच में आएगा। एक रेंज ढूंढनी पड़ती है ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें एक नॉर्मल मतलब अंदाजा लगाने के लिए रहता है कि कैश आउटले डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, और ये जो फैक्टर आएगा ये एन्युटी फैक्टर रहता है। तो आपको क्या रेट का एन्युटी फैक्टर इसके आसपास है वो देखना होता है। तो वो आपको एक रेंज मिल जाती है, और उसके हिसाब से आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। तो यहां पे कैश आउटफ्लो है मेरा 10 लाख रुपए, और यहां पे इत्तेफाक से आपको डायरेक्ट 2.5 लाख एन्युटी ही दी है, हर साल कॉन्स्टेंट अमाउंट ही मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो सबको ऐड करके डिवाइड करके एवरेज निकालना पड़ता है, जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा अलग से। यहां तो 2.5 लाख डायरेक्ट दिया ही है, कांस्टेंट है, हर साल सेम ही आ रहा है। बोलो, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 तो 4 आएगा। अब ये 4 का मतलब क्या है? ये एन्युटी फैक्टर है कि जो भी डिस्काउंटिंग रेट का 6 इयर्स के लिए एन्युटी फैक्टर 4 होगा, लगभग उसके आसपास अपना एक्चुअल आईआरआर होगा। तो आपको ऐसे अलग अलग
IRR मतलब एन्युटी फैक्टर दिए होंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 6 ईयर्स आपको दिए होंगे, इससे आपको रेंज पता चलेगी। ठीक है, तो मेरा रेंज आएगा ये, इसके बीच में देखो 4 आ रहा है, इन दोनों के बीच में मेरा 4 का आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बोलो, तो अब मैं क्या करूंगा, एक 12 के हिसाब से मैं डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालूंगा और एक 13 के हिसाब से निकाल के मैं एनपीवी निकालूंगा, और एक पॉजिटिव एनपीवी आएगी और एक नेगेटिव एनपीवी आएगी, और फिर मुझे इंटरपोलेशन से जहां 0 एनपीवी आ रही है वो वाला मुझे आईआरआर लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना लेंदी वो होता है, पर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, कैलकुलेटर आप फास्ट चलाने लग जाते हो, तो आपको इतना लेंदी ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो मुझे रेंज मिल गई। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, चलो 12%। बोलो, सीधे एन्युटी फैक्टर लेना है क्योंकि एन्युटी दिया हुआ है। बोलो, तो 2.5 लाख इंटू 12% का एन्युटी फैक्टर, बोलो कितना आएगा। तो ये आ गया 10,27,750। तो यहां माइनस कर लो आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो है 10 लाख, तो एनपीवी आएगी पॉजिटिव 27,750। ठीक है, और फिर 13% ले लो, तो 2,50,000 इंटू 3.997, तो ये आएगा 9,99,250। ठीक है, और यहां पे आप एनपीवी आपका आएगा 0, अपना नेगेटिव आएगा। बोलो 750 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही आना चाहिए, एक रेट से पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए, एक रेट से नेगेटिव आनी चाहिए, और फिर जहां 0 आ रही है वो आपको निकालना है। तो एक रेंज के तहत अगर आपको बीच का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंटरपोलेशन, ये अपन पे बैक पीरियड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेम है। बोलो, अब यहां पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहां मैथमेटिक्स थोड़ा संभाल के बोलो। रेंज क्या है, एक है नेगेटिव 750, एक है पॉजिटिव 27,750, और हमको क्या चाहिए 0, तो वो कहीं इस साइड होगा, यहां 0, और ये है आपका 12% और ये है आपका 13%। तो परसेंटेज में मेरा रेंज कितना है 1%, और अमाउंट में अब जब आप निकालोगे तो दोनों को ऐड करना, एक उल्टे साइड है और एक उल्टे साइड है, याद आ रहा है वो एक्सेस वगैरह पढ़ते थे ना आप, 0 इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो दोनों अलग अलग हैं, अपार्ट हैं, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी दूरी है दोनों में, 27,750 प्लस 750, ध्यान दो, यानी टोटल रेंज जो है वो है 28,500। ठीक है, मैथमेटिक्स से भाई समझो बात को। ठीक है, ये 0 है तो 27,750 तो इतना ही है, और उल्टे साइड जाना है, उल्टा साइड है ना, रॉन्ग साइड, तो उल्टे साइड और 750 जाना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 28,500 अमाउंट में। बोलो, फॉर्मूला इंटरपोलेशन का आपको पता ही है। बोलो, कहां तक पहुंच चुके हैं, 12%, 12% तक हम पहुंच चुके हैं, प्लस कितना आगे जाना है, बोलो 27 से लेके यहां 0 तक जाना है। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस है जो हमको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो 27,750 माइनस 0 मतलब वही इतना डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय फुल रेंज कितनी है, तो दोनों को ऐड करना होता है, यहां पे साइन आपको इग्नोर करनी होती है और दोनों को ऐड करना होता है, तो टोटल रेंज है अमाउंट में 28,500। तो ये अमाउंट में आपका प्रपोर्शन आ जाएगा, और यही प्रपोर्शन जो अमाउंट में यहां पे आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज की रेंज से। परसेंटेज की रेंज कितनी है 1%, तो परसेंटेज पे अप्लाई करके प्रपोर्शनेटली परसेंटेज को आप निकालोगे। ठीक है, बोलो तो कितना आएगा, ये आएगा 12% प्लस, बोलो 27,750 डिवाइडेड बाय 28,500, तो प्रपोर्शन जो आता है वो है 0.97, और अब इंटू 1 करोगे तो वही आएगा ना, तो ये परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट 0.97%, तो ये आएगा 12.97%। तो ये आपका आईआरआर होगा, जहां पे आपका एनपीवी क्या आएगा नेगेटिव, जहां पे आपका एनपीवी आएगा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 12.97, एक आध राउंड ऑफ हल्का सा फर्क आ सकता है। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान देना है, एक जो मैंने आपको ये बताया ये आपको लिख लेना है, जितना भी कैश आउटफ्लो है उसको एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करना है, तो जो नंबर आएगा वो उसको ढूंढना कहाँ है, एन्युटी फैक्टर में, तो एन्युटी फैक्टर की रेंज आपको वहां से मिल जाएंगी। और एन्युटी फैक्टर सर कहाँ होंगे, क्वेश्चन में दिए रहते हैं, अलग अलग रेट्स पे, 4-5 रेट्स पे आपको एन्युटी फैक्टर दिए होते हैं। आपका ये वाला एन्युटी फैक्टर क्या रेंज में आ रहा है आपको देखना है,
तो दोनों रेट्स पे डिस्काउंटिंग करना है, एक पे पॉजिटिव एनपीवी आएगा, एक पे नेगेटिव एनपीवी आएगा, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आपको रेंज मिल जाएगी, और वो रेंज आपको इंटरपोलेशन यूज करके एग्जैक्टली आपको निकालना है कि आपका आईआरआर क्या है। क्लियर है? तो ऐसा आईआरआर का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाफट। बोलो, कैलकुलेट द आईआरआर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000 विच यील्ड्स द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। 5 साल का इनफ्लो दिया है। अब देखो अलग अलग दिया है, अब इनफ्लो अलग अलग है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा अलग से, और आपको अलग अलग एन्युटी फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, बोलो क्या होगा। एवरेज निकाल लो कैलकुलेटर पे फटाफट। 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एवरेज है 36,000। बोलो, तो 1,36,000 डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये आएगा 3.777। बोलो 3.77 कहाँ आएगा, इनके बीच में आ रहा है क्या? 3.777 इन दोनों के बीच में आएगा, तो एक 10% आएगा, एक 11 आएगा, फिर इंटरपोलेशन से आप निकाल लो। बोलो सॉल्व करते हैं। बोलो पहला आएगा 10%। अब सर इनफ्लो अलग अलग है, तो एक एक मल्टीप्लाई करके m प्लस करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड ज्यादा लगेगा इसमें। बोलो, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको अब निकालने पड़ेंगे। बोलो, तो मैं फटाफट बता देता हूं। बोलो 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000। ठीक है, ये हो गए। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते जाओ। बोलो 3 में मैं राउंड ऑफ करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 10% है ना, 10% का मतलब क्या है, 0.1, तो 1 प्लस 0.1 क्या आएगा, 1.1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 0.909, 0.826, 0.751। ठीक है, इक्वल टू दबाते जाओ, तो ये आएगा 0.683 और 0.621। ठीक है, ये आपके आ गए। अब सब मल्टीप्लाई करके m प्लस करो, और फिर जब MRC दबाओगे तो आपको इनफ्लो का टोटल अमाउंट मिलेगा, और उसको आउटफ्लो से जब आप माइनस करोगे तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। ठीक है, बोलो 30,000 इंटू 0.909 m प्लस। अब मैं लिखूंगा नहीं, बस अमाउंट बताते जाऊंगा, सीधे MRC दबा दूंगा। तो पहला आ रहा है 27,270, 27,270। ठीक है, m प्लस। ठीक है, फिर है 40,000 इंटू 0.826 m प्लस 33,040। ठीक है, फिर है 60,000 इंटू 0.751 m प्लस, तो आएगा 45,060। फिर आ रहा है 30,000 इंटू 0.683 m प्लस, तो आएगा 20,490। और फिर आ रहा है 20,000 इंटू 0.621 m प्लस, वो आएगा 12,420। और MRC प्रेस कर दोगे तो आएगा 1,38,280। तो यहाँ NPV कितना आएगा निकाल लो, 1,38,280 माइनस 1,36,000। बोलो, इसी में 136 माइनस कर लो, तो आपका पॉजिटिव आएगा 2280, 2280। ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी आना चाहिए। आए ख्याल में 138,280 आ रहा है क्या आपका, निकाल लो फटाफट। फिर आपको निकालना है सर 11% से। बोलो, तो अब क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 0.11 मतलब 0.11, 1 प्लस 0.11 का मतलब क्या आएगा, 1.11। ठीक है, बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.11 इज इक्वल टू, तो मैं फैक्टर्स लिखते जा रहा हूं, 0.901, फिर आएगा 0.811 या 812, सॉरी राउंड अप करते जाना है, 812, फिर आएगा 0.731, 0.659 और लास्ट आएगा 0.593। ठीक है, बोलो ठीक है, सेम प्रोसीजर। बोलो m प्लस डायरेक्टली मैं करते जाऊंगा। बोलो 30,000 इंटू 0.901 m प्लस, ये आएगा 27,030।
फिर है 40,000 इंटू 0.812 एम प्लस 32,480, फिर है 60,000 इंटू 0.731 एम प्लस, यह आएगा 43,860, और 30,000 इंटू 0.659 एम प्लस वो आएगा 19,770, और 20,000 इंटू 0.593 तो एम प्लस वो आएगा 11,860 आ रहा है, और सीधे एमआरसी तो ये आएगा 1,35,000 पूरा। और अब आप इसमें एनपीवी निकालो, बोलो 135 माइनस 136 तो ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव 1000 एनपीवी आपका आएगा। क्लियर है? तो आपको रेंज मिल गई, इंटरपोलेशन अप्लाई करो, बोलो डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने की आदत डाल दो। माइनस में है 1000 और प्लस में है 2280 तो अपना यहाँ कहीं जीरो होगा, यहाँ है अपना 10% और यहाँ है अपना 11%। बोलो रेंज कितनी है? ये 1% की है, और ये रेंज कितनी है सर? ऐड करना है दोनों को, बोलो 2280 प्लस 1000 3380 निकालो, बोलो फॉर्मूला 10% तक पहुंच चुके हैं, प्लस कितना आगे जाना है अमाउंट वाइज, इतना आगे जाना है, इतना मतलब 2280 माइनस 0 डिवाइडेड बाय फुल रेंज, फुल रेंज कितना है 3380, दोनों को ऐड कर लेना है, इनटू परसेंट की रेंज है 1%। बोलो सर, तो 2280 डिवाइडेड बाय 3380 तो ये आएगा 0.674 या 5 जो भी करो राउंड ऑफ, इनटू 1%, तो यानी ये इनटू 1 ही आएगा, यही आएगा, और प्लस 10 तो ये आएगा 10.67 10.67 आ रहा है क्या? आपके ऊपर है 1 डेसिमल या 2 डेसिमल, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जितनी रेंज ज्यादा लोगे, जितनी रेंज ज्यादा लोगे उतना आंसर गलत आएगा, मतलब उतना फ्लक्चुएट करेगा, और जितनी रेंज कम लोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। जैसे मैंने 1% की ही रेंज ली है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, 1% की रेंज से कम ले ही नहीं सकते। 2% रेंज लोगे थोड़ा और इधर उधर होगा आंसर, 3% लोगे और इधर उधर आंसर होगा, तो ये फ्लक्चुएट होता है क्योंकि ये मेथड ही ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। इसलिए आंसर जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको रेंज ही दी रहेगी, 2-2, 3-3, 4-4 परसेंटेज की रेंज दी रहती है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना ही काफी डिफिकल्ट है, आईआरआर में क्वेश्चन फ्रेम करना एमसीक्यू वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसा है 10.67, ठीक है। स्टेप सेम थे। अब इसमें एनपीवी ना निकाल के डायरेक्टली आप कैश इनफ्लो भी ले सकते हो, एक स्टेप आपकी बच जाएगी, और नेगेटिव से भी आप बच जाओगे। क्या बोल रहे हैं सर आप कि ये जो 138 है डायरेक्ट यही ले लो, एनपीवी निकाली क्यों रहे हैं, वो भी छोड़ दो, सीधे 138 लो और सीधे 135 लो। लेकिन अब आपको जीरो नहीं लेना है, फिर आपका आउटफ्लो लेना पड़ेगा। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो लेना है ना, तो आपका इनफ्लो कितना होना चाहिए जितना आउटफ्लो है, यानी 1,36,000। तो इसी को आप कैसे ले सकते हो कि आप कहां पहुंच चुके हो, 138,280, 10% पे 138,280 आ चुके हो, और 11% पे आप कहां पहुंच जाओगे 135, पर आपको कहां पहुंचना है 136 पे, ये आपका कट ऑफ है आईआरआर का। तो ऐसा भी ले सकते हो। तो इसमें देखो ये रेंज निकालना भी आसान है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो एनपीवी में मत निकालो, डायरेक्ट जो इनफ्लो आ रहा है ना, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, वही ले लो, तो एक स्टेप एनपीवी निकालने की भी बच जाएगी, और नेगेटिव साइन का जो डर है वो भी इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ही आप ले लो, ठीक है, आंसर एक्यूरेटली वही आएगा, ठीक है, आंसर सेम ही आता है, तो एक स्टेप आप बचा लो। चलिए सर, ठीक है, जैसा भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है, जैसा आपको जमे, जैसा आपको इजी लगे, कम से कम टाइम में जैसे आपका आंसर आ जाए वो बेस्ट मेथड होती है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, इस पे आ जाओ, और फिर मैं इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है वो बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़े। A company proposes to install machine involving capital cost of 3,60,000. The life of the machine is 5 years and the salvage value at the end of the life is nil. The machinery will produce net operating income after depreciation is 68,000 per annum. Company's tax rate is 45%. पूरा देखो रेट दिया है, NPV for 5%,
सब दिया है, देखो प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है क्योंकि 68,000 क्या है, पर एनम है, मतलब वो एन्युटी है, तो एन्युटी फैक्टर दिए हुए हैं 14%, 15%, अलग अलग इसके आपको अलग अलग दिए हुए हैं। आपको पूछा है आईआरआर बताओ, तो अभी हम एनपीवी नहीं निकालेंगे, अपन इनफ्लो से डायरेक्ट निकालेंगे, जो मैंने आपको हाल ही में बताया। बोलो सर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बरोबर। अब इसमें मेरे ख्याल से पहले आपको CF80 निकालना पड़ेगा, इसमें आपको पहले CF80 निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, बरोबर। प्रॉफिट से पहले कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। अब ये CA में आता है, मैं वही कह रहा हूँ। देखो अब ऐसा क्वेश्चन MCQ में मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए। 1 मार्क के लिए अगर आप पहले CF80 भी निकालोगे फिर आप IRR भी निकालोगे तो ये बहुत इनजस्टिस है, ये इनजस्टिस है। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 6 का तो है। 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आप 1 मार्क के लिए कैसे पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें स्टेप्स ही इतने इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको बेस ध्यान देना है। नॉर्मली आपको CF80 डायरेक्टली दिया रहता है, पर इसमें नहीं दिया है। इसमें लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रीसिएशन, इसी को आप कहते हो PBT, इसी को आप कहते हो PBT। फिर आप टैक्स माइनस करोगे, फिर डेप्रीसिएशन को एड बैक करोगे, और फिर जो आता है वो आता है CF80। ठीक है, तो पहले यहां पे आपको CF80 निकालना पड़ेगा। बोलो 68,000 आ गया PBT। अब आपको पहले डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। सर डेप्रीसिएशन दिया हुआ नहीं है, निकाल लो। डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं सर? 3,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 0 दी है, डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ है 5, तो 3,60,000 यानी SLM अज्यूम कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वो आएगा 72,000 पर एनम। ठीक है, बोलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? टैक्स माइनस करो, टैक्स एट द रेट ऑफ 45%। बोलो 68,000 इंटू 45%, तो आएगा 30,600, तो ये आ गया पैट 37,400। अब एड बैक करो डेप्रिसिएशन, एड बैक करो डेप्रिसिएशन जो है 72,000, तो आपका CF80 कितना होगा? कैश फ्लो 1,09,400 आ रहा है, 1,09,400। तो ये आता है, इसको कहते हैं CF80, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये नॉर्मली आपको मेरे हिसाब से दिया रहना चाहिए, पर नहीं दिया है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो CF80 निकाल लिया। अब 68,000 कोई काम का नहीं है, अब 1,09,400 आपके काम का है। बोलो सर सेम, पहले आप एक अंदाजा लगाओ। एवरेज CF80 आपको मिल गया 1,09,400, तो आप एक अंदाजा लगाओ जो मैंने आपको बताया था, कैश आउटफ्लो माइनस एवरेज एनुअल इनफ्लो, तो ये आ रहा है 3.29। तो बोलो 3.29 कहां दिख रहा है आपको? इसके बीच में, इसके बीच में दिख रहा है। तो एक 15 ले लो, एक 16 ले लो। बोलो पहले ले लो 15%, बोलो क्या आएगा? 1,09,400 इंटू सीधे 3.35, बोलो 1,09,400 इंटू 3.35, तो ये आएगा 3,66,490। तो आपका कट ऑफ क्या है? 360। तो एक आंसर 3,60,000 के ऊपर आना चाहिए और एक आंसर 3,60,000 के नीचे आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो। तो ये ऊपर आ गया, 3,66,000 आया, तो बरोबर उसके ऊपर आया है। और फिर 16% ले लो, 16 का है 3.27, ये आएगा 3,57,738। तो एक देखो ऊपर आया, एक नीचे है, तो अब आप इंटरपोलेशन लगा सकते हो। बोलो 366,490, 357,738। ठीक है, ये है 15%, ये है 16%। हमको पहुंचना है सर 3,60,000 पे। ठीक है, ये रेट हमको निकालना है। बोलो इंटरपोलेशन 15% तक मैं आ चुका हूं, प्लस कितना आगे जाना है? तो 366,490, ये जो 15% का अमाउंट है वही लेना होता है। ध्यान दो, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों नहीं लेते। अरे वो 16% का है ना, मैं 15 तक पहुंचा हूं तो 15 से कितना आगे जाना है वो देखूंगा ना। ठीक है, तो 15% जो आपने यहां लिया है उसी का अमाउंट जो है 3,66,490 वो लेना है। और कहां तक पहुंचना है?
3,60,000 तक। जीरो नहीं लिखना है यहाँ पे, वो एनपीवी में जीरो लिखना होता है। यहां मुझे जितना मेरा आउटफ्लो है वहां तक पहुंचना है, और डिवाइडेड बाय ये फुल रेंज कितनी है निकालो, 3,66,490 माइनस 350,738, तो ये पूरी रेंज है 8752 इंटू जो परसेंटेज की रेंज है जो कि है 1%। बोलो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 366,490 माइनस 3,60,000, तो न्यूमरेटर आएगा 6490, न्यूमरेटर आएगा 6490 डिवाइडेड बाय 8752, तो ये आएगा 0.74 1544 इंटू 1, तो वही आएगा 0.74 प्लस 15, तो ये आएगा 15.74 15.74 आ रहा है क्या आपका, एग्जैक्टली 15.74 आ रहा है, आ रहा है। तो देखो एक स्टेप बच गई, एनपीवी निकाला ही नहीं, तो 2 बार एनपीवी निकाला ही नहीं, और जीरो और वो माइनस साइन का भी झंझट नहीं है, तो ये ज्यादा सिंपल है और जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कंसेप्चुअल हो गए क्वेश्चन, ये सब कंसेप्ट बेस्ड हो गए। आई होप आपको फ्लो तो अब पकड़ में आ ही गया होगा कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, अब पेपर में सर कैसे आएगा, तो ये पेपर का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आईआरआर पूरा समझ में आ जाएगा। एबीसी प्रोजेक्ट हैज फॉलोइंग कैश इनफ्लो फॉर 4 years, अब अलग अलग दिया है देखो, 3,444, 3,9,877, 25,000, 52,800, 4 साल के चारों अलग अलग इनफ्लो दिए हुए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,04,000, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एग्जैक्ट आईआरआर देखो पूछा ही नहीं, तो जो राउंड ऑफ की वजह से डर रहे हैं, मैं बता दूं राउंड ऑफ वाला चक्कर इसमें नहीं आएगा, अच्छा खासा रेंज दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां डायरेक्ट रेंज ही दिया है, बोलो सीधे दिया है लेस देन 9%, ग्रेटर देन इक्वल टू 9%, या सीधे लेस देन 13%। देखो कितनी बड़ी रेंज दी है, 16 ग्रेटर देन 16, लेस देन 18, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, रेंज दी रहेगी। आपको सिर्फ रेंज पकड़नी है, जो कि थोड़ा आसान है। बोलो तो रेंज कैसे निकालते हैं, बोलो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। बोलो एवरेज कैसे निकालेंगे, 34,444 प्लस 39,877 प्लस 25,000 प्लस 52,800, ये हो गया टोटल डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज एनुअल इनफ्लो है 38,030.25, ये आ गया। तो निकालो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 38,030, बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा 2.734। तो देखो 2.734 कहां है, 2.734, तो वो यहां कहीं आ रहा है ना, 2.734 बरोबर, तो वो यहां कहीं आ रहा है 17 और 18 के बीच में। ठीक है, तो अब आपको लगेगा कि आंसर डी आना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स मेथड है, क्योंकि ये अप्रॉक्स मेथड है, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा है, एक सेकेंड, 1,04,000 डिवाइड बाय 38 बरोबर, हल्का सा बड़ा रेंज लेना पड़ेगा। अब वही है, यहां देखो आंसर डायरेक्ट, या जो शॉर्ट ट्रिक वाले लोग हैं सुन लो, शॉर्ट ट्रिक वाला निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें देखो रीजन क्या है, गैप देखो कितनी है, इनफ्लोज में गैप देखो कितनी है, 34,000, फिर 39,000, फिर सीधे 25,000, फिर उसका सीधे डबल 52,000। इसलिए ये जो 2.734 है ये बहुत फ्लक्चुएट होगा, ये एक्यूरेट आ ही नहीं सकता। ऊपर अपना देखोगे तो काफी बार एक्यूरेट आया था, क्योंकि वहां पे एन्युटी दिया था, हर साल कांस्टेंट अमाउंट था। अगर आप हर साल कांस्टेंट अमाउंट लोगे तो बहुत ही एक्यूरेट आंसर आता है, पर जितना अलग अलग कैश फ्लो में फ्लक्चुएशन होगा उतना अप्रोक्सीमेशन बढ़ते जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, मतलब कब निकाल सकते हो, जब आपको एन्युटी दी है, सुन लो अच्छे से, एन्युटी दी है, हर साल इक्वल इनफ्लो दिया है, तो आप अप्रोक्सीमेशन जो है उससे डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हो। पर यहां वो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैश फ्लो में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो 2.734 ये एक्यूरेट नहीं है, ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसीलिए डायरेक्टली 17% के ऊपर है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, दिखेगा ऐसा ही, इंस्टिंक्ट आपका वैसे ही आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स है, आपको उसके जो अजम्पशंस होते हैं वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, तो अब आप एक काम करो,
17% लेके देख लो, 17 से आपको पता चल जाएगा कि इनफ्लो कितना आ रहा है, 1,04,000 के कम आ रहा है या 1,04,000 के ऊपर आ रहा है, तो आपको एक रेंज समझ में आ जाएगी। तो मैं पहले ले रहा हूं 17% से इनफ्लो निकालना है, एन्युटी फैक्टर दिया है, लेकिन यहां एन्युटी फैक्टर का कोई काम ही नहीं है, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको यूज करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे इनफ्लो अलग अलग है। तो सर ये क्यों दिए हैं? ये सिर्फ अंदाजा लेने के लिए दिए हैं क्योंकि आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, आपको रेंज पता करनी होती है, रेंज में एन्युटी फैक्टर यूज होता है। ठीक है, तो इससे आपको रेंज पता चल गई। रेंज तो वैसे 17 to 18 की दिख रही है, लेकिन अपन निकाल के देखते हैं, 17 पे निकाल के देखते हैं तो आपको यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेंगे। बोलो 34,444, 39,877, 25,000, 52,800। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रहा हूं। बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.17, 17% मतलब 0.17, 1 प्लस 0.17, 1.17। तो डिवाइड करो तो पहले साल का आएगा 0.855, 0.731, 0.624, 0.534। ठीक है, बोलो मल्टीप्लाई करके एम प्लस करो, एमआरसी दबा देंगे। बोलो 34,444 इंटू 0.855 एम प्लस, ये आ रहा है 29,449। फिर है 39,877 इंटू 0.731 एम प्लस, ये आ रहा है 29,150। फिर आ रहा है 25,000 इंटू 0.624 एम प्लस, ये आ रहा है 15,600। फिर है 52,800 इंटू 0.534 एम प्लस, तो ये आ रहा है 28,195। अब आप दबा दो एमआरसी, तो ये आ रहा है 1,02,395। दिख रहा है, मतलब ये 1,04,000 से कम है, कम है। अब डिस्काउंटिंग से क्या होता है, जैसे जैसे आप डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ाते हो आपके इनफ्लो कम होते जाते हैं। रेट बढ़ाते जाओगे, लिख लो भले, ये परसेंटेज डिस्काउंटिंग का अगर आप बढ़ाओगे तो इनफ्लो जो आते हैं डिस्काउंटेड इनफ्लो वो कम होते जाते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब देखो ये तो 1,02,395 है, ये तो नीचे वाला है ना, हमको ज्यादा वाला चाहिए, एक रेंज निकालनी होती है ना, एक ज्यादा वाला एक कम वाला। अब हमको ज्यादा कैश फ्लो चाहिए तो रेट कम करना पड़ेगा, रेट कम करना पड़ेगा। अगर आप 17 से और आगे गए, 18 गए, तो इनफ्लो तो और कम हो जाएंगे। अरे भाई हमको तो 1,04,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, तो 1,04,000 से कम वाला तो मिल गया, अब हमको 1,04,000 से ज्यादा वाला चाहिए, तो रेट आपको कम करना पड़ेगा। कम रेट करोगे तो ज्यादा इनफ्लो आएंगे। समझ में आ रहा है? तो रेंज देखो वो गलत है, मतलब 16% से आपको अब लेके देखना पड़ेगा, 18 से नहीं लेना पड़ेगा। मतलब जो भी आंसर है वो 17 के नीचे नहीं है। इससे क्या समझ में आ गया? यहां अगर आप एनपीवी निकालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगी। इसका क्या मतलब है कि जो भी रेट है वो 17 के ऊपर है, 17 के नीचे नहीं है, क्योंकि 17 के और नीचे जाओगे तो और नेगेटिव एनपीवी बढ़ते जाएगी। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए अब आपको 18 वाला नहीं लेना है, 16 लेना है, क्योंकि आपको इनफ्लो थोड़े ज्यादा चाहिए। ज्यादा इनफ्लो लाने के लिए रेट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 16% के हिसाब से मैं ले रहा हूं, तो अपन को एक रेंज मिल जाएगी। अब यहां देखो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। देखो एमसीक्यू में यही फायदा है, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपको आइडिया आ गई ना कि 17 के ऊपर आ ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आ ही नहीं सकता, 9 to 13% है नहीं, लेस देन 9% है नहीं, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा कि आईआरआर मेरा 16 से लेके 18 के रेंज में है, 16 से 18 के रेंज में, यहीं आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? आंसर पहले ही आ जाएगा, जजमेंट से ही आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी वर्किंग करके। बट अब पूरा आंसर मैं आपको बता देता हूं फटाफट। बोलो, रेट निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.16 तो आ रहा है 0.862, 0.743, 0.641, 0.552। बोलो फटाफट मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, फिर है ये आ रहा है मेरा 1,04,490,
राउंड ऑफ। देखो 1,04,000 के ऊपर आया, मतलब ये सही है। अब आप इंटरपोलेशन लगा लो, बोलो 1,04,490, 1,02,395, ये आ रहा है आपका 16%, ये आ रहा है आपका 17%, ये रेंज है 1% की। आपको पहुंचना है सर 1,04,000 पे, ठीक है। फुल रेंज क्या है बोलो, 1,04,490 माइनस 1,02,395, तो ये फुल रेंज है 2095 की, ठीक है। आपको इतना आगे जाना है, बोलो 16% प्लस 16% तक आप कहाँ पहुँच गए हो, 1,04,490 कहाँ पहुँचना है, 1,04,000 डिवाइडेड बाय फुल रेंज क्या है 2095 इंटू परसेंटेज की फुल रेंज क्या है 1%, बोलो। तो ये निकालो 1,04,490 माइनस 1,04,000 तो आएगा 490, 490 डिवाइडेड बाय 2095 इंटू 1 तो वही आएगा, तो ये आएगा 16.23, 16.23%, 16.23%, ठीक है। तो रेंज आपको मिल गई। एक्यूरेटली निकालने की जरूरत ही नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन में, बट स्टिल पूरा आंसर देना मेरा काम है। तो 16.23% है, मतलब आपका आंसर आएगा 16 एंड 18% के बीच में है। क्लियर है? तो अब आई थिंक आपको आईआरआर तो अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा सर। 4 क्वेश्चन पूरे कराए हैं, 4 क्वेश्चन पूरे कराए हैं सर, अच्छे से आपको ख्याल में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पीआई। आ जाओ। पीआई तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। पीआई में क्या करते हैं, अच्छा रिपीट हुआ है, कट करो, ये रिपीट हो गया है, कट कर दो, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए पीआई पे आ जाओ। पीआई का फॉर्मूला क्या है सर, जो अपन एनपीवी में माइनस करते हैं, जिनको हम एनपीवी में माइनस करते हैं उनको यहाँ पे डिवाइड करना है बस। इसलिए इसका कुछ क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा, आया भी तो जो एनपीवी में आप करते हो वही करना है। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालना है, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो निकालना है, बस दोनों को डिवाइड कर देना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। तो अगर ये 1 या उससे ज़्यादा आया तो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 1 से नीचे आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स involving discounted cash outflow of 550, 75,000, 10 lakh, 20,000 respectively. Suppose further that sum of discounted cash inflow for these projects are 6,50,000, 95,000, 1 lakh, 10 lakh, sorry 1 crore है वो, 1 crore 20,000 outflow था, 1 crore 30,000 respectively. Calculate the desirability factor जो अदर नेम है पीआई का। तो पीआई आपको निकालना है तीनों प्रोजेक्ट्स का, और आप बता सकते हो कि कौन सा एक्सेप्ट करे, कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बोलो। तो पहला इनफ्लो 650, आउटफ्लो 550, बोलो कितना आएगा, 1.18 टाइम्स। सेकेंड इनफ्लो 95, आउटफ्लो 75, 1.27 टाइम्स। और थर्ड 1 crore 30,000 डिवाइडेड बाय 1 crore 20,000, सिर्फ 10,000 रुपये ज़्यादा है। वन 1.0000 यानी 1 टाइम है ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ में आता ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अगर हमको एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, अगर हमको एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है इसमें से, तो आएगा 1.27 सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो पीआई में कुछ एक्चुअली आता ही नहीं है ज्यादा, इसलिए उसका मैंने कुछ नहीं बताया। अब लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेप्शनल क्वेश्चन क्या करवा सकते हैं या इसके अलावा और क्या करने चाहिए वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी मेरे हिसाब से आप रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम आपके सर पे बैठी हुई है, तो आप इतना ही करो, इससे ज़्यादा आप एग्जाम टाइम पे ज़्यादा करो भी मत, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। ये सही टाइम दिसंबर के लिए, दिसंबर वाले कर सकते हैं। तो मैं एक आध एक्सेप्शनल क्वेश्चन का देखूंगा, जैसा हुआ 1-2 क्वेश्चन देखूंगा मैं, कुछ
मैं मतलब कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। कमिटमेंट करो और फंस जाओ वो वाला काम मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। देखूंगा मैं मेरा टाइम कितना मिलता है मेरे को, ठीक है। अभी मैं जितना करा रहा हूं सर अगस्त एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, उसमें बिल्कुल आप डरो मत। अगस्त एग्जाम के लिए सब कुछ सफिशिएंट जितना है वो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। चलिए सर, अब एक और क्वेश्चन आता है आपको, वो है एक्सपेक्टेड एनपीवी। मतलब आप एक टॉपिक पढ़ते हो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क। तो जब भी आप अनसर्टेनिटी के एनवायरमेंट में होते हो तो तब यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, कि कोई भी इनफ्लो 100% थोड़ी सर्टन है कि इतना ही आएगा। जो इनफ्लोज आप हर साल मान रहे हो वो सर्टन एनवायरमेंट में है कि सर्टन है कि इतना आएगा, इसीलिए हम उसमें प्रोबेबिलिटी देखते ही नहीं है। हर साल हमको पता है इतना पैसा आएगा, पर अगर अनसर्टेनिटी हो तो एनपीवी क्या होगी या कैश इनफ्लो क्या होंगे उसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होते हैं। तो अलग अलग इनफ्लो के अलग अलग प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको दिया रहे कि अलग अलग एनपीवी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है तो आप तब निकालते हो एक्सपेक्टेड एनपीवी, कि जब एक एनपीवी की पूरी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कुछ पार्ट प्रोबेबिलिटी ही है, तो आप एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालोगे? तो वो वेटेड एवरेज निकालना होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सेम जैसे अपन वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अ फर्म एक्सपेक्ट्स एन एनपीवी ऑफ 8000 इफ द इकोनॉमी इज एक्सेप्शनली स्ट्रांग, ठीक है। बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंट रहा तो आपका 8000 का एनपीवी आएगा प्रोजेक्ट का, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30% की। अच्छी स्ट्रांग एक्सेप्शनल इकोनॉमी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। 30% मतलब 0.3, ठीक है। एनपीवी ऑफ 4000 इकोनॉमी इज नॉर्मल, नॉर्मल चलते रही जिसकी 40% प्रोबेबिलिटी है, तो आपका एनपीवी कितना आएगा? 4000। और अगर इकोनॉमी बहुत खराब रही, वीक रही, तो आपका एनपीवी आएगा 2000, जिसके 30% चांसेस हैं। तो बताइए सर एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होगी? प्रो राटा, बस वेटेड एवरेज आपको लेना है, ठीक है। तो पहले आप ले लो एनपीवी और उसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि 30%, 40%, 30%, और इसका इक्वल 1 आना चाहिए। परसेंटेज में लोगे तो 100%। बस प्रो डाटा जैसे अपन लेते हैं वेटेड एवरेज, मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, इसको जोड़ो और बस वो आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1, 1 लोगे तो सेम ही आएगा ना। सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस, अगर आप ये पॉइंट में ले रहे हो तो 1 ही आता है, और डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो 2400 प्लस 1600 प्लस 600, तो ये आएगा 4600। 4600 आ रहा है। बस वेटेड एवरेज जैसे आप लेते हो वैसे ही लेना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। 4600। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और अब इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और एक और पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कैसे निकलता है पूरा बताऊंगा। मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, ज्यादा लॉजिक ढूंढना नहीं इसमें, याद करना है आपको, प्रोसीजर स्टेप्स याद करनी है कैसे निकलता है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलिए, अ कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब एक एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा नहीं कर सकते, यानी दोनों कॉम्पीटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई, एक्स कॉस्ट 3 लाख, वाई कॉस्ट 3,60,000, अलग अलग हल्का सा आउटले में डिफरेंस है। यू आर गिवन बिलो द एनपीवी पीआई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्स वाई एनपीवी एस्टिमेट, प्रोबेबिलिटी एनपीवी एस्टिमेट सेम, यानी जो हमने ऊपर किया वो एक प्रोजेक्ट का था, अब वैसे ही 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का है जिसमें इनफ्लो सेम है, इनफ्लो सेम है, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग है, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग है, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग है और हल्का सा आउटफ्लो अलग है, ठीक है। तो पूछा क्या है, बताइए एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है? तो ये तो सेम हो गया, बोलो फटाफट। ए का क्या आएगा? एम प्लस एमआरसी, ये सबसे बेस्ट है, बोलो। एम प्लस एमआरसी शॉर्टकट समझ लो, बोलो। मल्टीप्लाई करते जाओ, एम प्लस दबाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एम प्लस दबाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एम प्लस दबाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे एमआरसी दबा दो, आपका आंसर कैलकुलेटर पे आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, बोलो। 30,000 इंटू 0.1 एम प्लस, 60,000 इंटू 0.4 एम प्लस, 1,20,000 इंटू 0.4 एम प्लस, 1,50,000 इंटू 0.1 एम प्लस एमआरसी, तो ये आ गया 90,000 आ रहा है।
फटाफट आंसर आ जाएगा। बोलो सेकेंड का ट्राई करो। 30,000 इंटू 0.2 एम प्लस 60,000 इंटू 0.3 एम प्लस 1,20,000 इंटू 0.3 एम प्लस और 1,50,000 इंटू 0.2 एम प्लस MRC। तो ये भी आ रहा है 90,000। क्लियर है? तो पहला आंसर आ गया, दोनों का 90,000 ही आ रहा है। ठीक है, इनफ्लो अलग अलग, इनफ्लो सेम है, प्रोबेबिलिटी अलग है, बट स्टिल एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम आ रहा है। तो पहला आंसर हो गया। अब यहां से आपको ध्यान देना है। अब बोला है कि बताइए रिस्क क्या है, और रिस्क मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं आप समझ लो। तो पहला है एनपीवी जो दिया हुआ है, प्रोबेबल एनपीवी, उसका प्रोबेबिलिटी, और फिर आता है एक्सपेक्टेड एनपीवी जो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, सेम यहां तक अपन निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है डेविएशन। डेविएशन यानी कि एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी से कितना डेविएशन हो रहा है वो निकालना है। फिर निकालना है डेविएशन का स्क्वायर, जो ये है उसका स्क्वायर, और फिर डेविएशन का जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। आए ख्याल में? तो ये है, और उसका जो सम आएगा उस सम का आपको स्क्वायर रूट लेना है। मतलब फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो पहले प्रोजेक्ट ए के लिए स्टार्ट करते हैं। बोलो एनपीवी क्या है? 360 बोलो 30 60 120 150। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1441। ठीक है, सेम जो हमने कैलसी पे निकाला, फिर से लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 3000, 6 4 24, ये आएगा 2400, नहीं 24,000 आएगा। ठीक है, फिर है 1,20,000 इंटू 0.4, वो आएगा 48,000, और फिर आएगा 15,000। बोलो ये आएगा आपका टोटल 90,000 एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, ठीक है, बरोबर आ रहा है। ये हो गया एक्सपेक्टेड। अब आपको यहां से चालू हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन निकालना है, यानी एनपीवी सॉरी एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस एनपीवी, बोलो कितना आएगा? 90 माइनस 30 या एनपीवी माइनस, जो भी करो आंसर सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस एनपीवी, ऐसा कर रहा हूं मैं। एक्सपेक्टेड माइनस नॉर्मल जो एनपीवी है। ठीक है, 90 माइनस 30 वो आएगा 60,000 पॉजिटिव, फिर 90 माइनस 60 वो आएगा 30,000 पॉजिटिव। अब नेगेटिव आएगा 90 माइनस 120 वो आएगा -30, और 90 माइनस 150 वो आएगा -60। ठीक है, अब इनका स्क्वायर लेना है सर, कैलसी की जरूरत पड़ेगी, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये आपको पता है मैथ्स। ठीक है, तो माइनस साइन हट जाएगी। बोलो 60,000 लो स्क्रीन पे, इनटू इक्वल टू दबा दो, इनटू इक्वल टू, तो ये आप गिन भी नहीं पाओगे कितना आ रहा है। ठीक है, जो भी है, तो ये डेविएशन स्क्वायर आ गया, इनटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितना है सर? 0.1, तो इनटू 0.1 करो, तो ये आएगा 36 करोड़। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 36 करोड़। ठीक है, तो एम प्लस करते जाओ, लिखो मत, मैं लिख नहीं रहा इसलिए जीरो में गड़बड़ हो जाएगी, डायरेक्ट एम प्लस करते जाओ। ठीक है, ये मैंने एम प्लस कर दिया, 36 करोड़ है। फिर सेकंड पे आ जाओ, 30,000 इनटू इक्वल टू, और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.4, तो ये भी लगभग 36 करोड़ ही है, एम प्लस। बाकी दो भी उतने ही आने, माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगी, तो सेम आएगा। देखो 30,000 लोगे और उसका भी 0.4 ही है, तो निकाल लो भले, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 माइनस 30,000 इंटू इक्वल टू करोगे, माइनस साइन हट जाएगी, तो लो ही मत साइन, डायरेक्ट ले लो, इंटू इक्वल टू और इंटू 0.4 एम प्लस, और फिर ले लो 60,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 एम प्लस, यानी 36 करोड़ 4 बार आएगा। 4 बार आपने एम प्लस दबा दिया होगा, एमआरसी दबा दो तो वो आएगा 144 करोड़। ठीक है, 144 करोड़, और उसका बस स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट भी आपके कैलसी पे है, बस स्क्वायर रूट दबा दो तो वो आएगा
144 करोड़ था, ठीक है। तो ये आएगा 37947 रुपीस, ये आता है डेविएशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो ये आपका 90,000 का एनपीवी है, एक्सपेक्टेड एनपीवी है, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, हम तो सब अनसर्टेन एनवायरमेंट में है, तो हमको यही पता करना होता है कि ये कितना फ्लक्चुएट होगा। जितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, और जितना कम फ्लक्चुएट होगा उतना कम रिस्क होगा। फ्लक्चुएशन यानी डेविएशन के हिसाब से रिस्क को मेजर किया जाता है। तो ये जो 90,000 का आपका एनपीवी आ रहा है, ये अपर और डाउन साइड दोनों साइड रहता है, ये ध्यान देना। फ्लक्चुएशन इज बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स 37,947 अप डाउन हो सकता है, यानी 37,949 ये प्लस में भी जा सकता है 90,000 के ऊपर, या माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट ए। अब निकालो सर प्रोजेक्ट बी। सेम टेबल है, फटाफट बना लेता हूं मैं भी। बोलो 30,000, 60,000, 120, 150, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अलग है, देख लो 2332, ठीक है। निकालो फटाफट निकालो, चलो डायरेक्ट लिखते जाऊंगा मैं, एम प्लस भी करते जाऊंगा। बोलो 6,000, तो ये आएगा आपका 90,000, ठीक है। 90,000 आ रहा है, तो यहां तक हम निकाल चुके थे। अब निकालो डेविएशन। 90,000 माइनस सेम आएगा, एक्चुअली फटाफट में लिखते जाता हूं। 90 माइनस 30 सेम आएगा 60, क्योंकि अमाउंट सेम थे, अमाउंट सेम थे। सिर्फ जब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट आंसर अलग आएंगे। बोलो 60, 30 माइनस 30 माइनस 60, तो स्क्वायर भी वही आएगा, और फिर सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलसी पे फटाफट मेरे साथ साथ आप निकालते जाओ। बोलो 60,000 इंटू इक्वल टू 60,000 इंटू इक्वल टू, ठीक है। ये आ रहा है 360 करोड़, ठीक है, इंटू 0.2, तो ये आएगा, एक सेकेंड, .2, तो ये आएगा 72 करोड़, ठीक है। आ रहा है 72 करोड़। एम प्लस कर दो, एम प्लस। अब आ जाओ 30,000 इंटू इक्वल टू, ठीक है, इंटू 0.3 एम प्लस, ये आ रहा है 27 करोड़। फिर सेम माइनस 30,000 लो, या सिर्फ 30,000 लो, इंटू इक्वल टू में साइन वैसे उड़ जाती है, तो मैं सीधे 30,000 ही ले रहा हूं, इंटू इक्वल टू, तो ये वो 90 करोड़ आएगा। 90 करोड़ इंटू 0.3, तो ये भी आएगा 27 करोड़। फिर 60,000 इंटू इक्वल टू, तो 360 करोड़ आएगा, इंटू 0.2 एम प्लस, तो ये 72 करोड़ आएगा। एमआरसी दबाओगे तो ये आएगा 198 करोड़, 198 करोड़। उसका स्क्वायर रूट ले लो, 198 करोड़, बस स्क्वायर रूट दबा दो, तो ये आएगा 44,497, 44,497। तो इसका डेविएशन ज्यादा है, मतलब प्रोजेक्ट बी इज मोर रिस्की, ठीक है। बी इज मोर रिस्की, बी इज मोर रिस्की, ठीक है। अब ये ऐसा बोल नहीं सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका प्रोजेक्ट आउटफ्लो हल्का सा अलग अलग है। सेम आउटफ्लो होगा तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से आप आंसर निकाल सकते हो, पर जब बेस ही अलग है, आउटफ्लो ही अलग अलग है, बेस अलग है, तो तब इसका भाई काम आता है जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तब आपको बेस सेम करना होता है, यानी आप समझ रहे हो क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एब्सोल्यूट है। वो क्या है? एब्सोल्यूट, मतलब कितना डेविएशन होगा वो अमाउंट में बताता है। जैसे मैंने बताया ना 44,497, ये क्या है? ये अमाउंट है, वही 90,000 में से अमाउंट है जितना फ्लक्चुएट हो सकता है, अप साइड भी डाउन साइड भी, तो ये अमाउंट है। अब हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं कि हमको अगर एज अ परसेंटेज ऑफ आउटफ्लो निकालना पड़े
तो बेस इरेलेवेंट हो जाता है। जब भी आप परसेंटेज में कोई चीज निकालते हो, इसका क्या फायदा है, बेस इरेलेवेंट हो जाता है। तो आप दो अलग अलग लेवल के प्रोजेक्ट को भी कंपेयर कर सकते हो। तो जब आपके प्रोजेक्ट्स कंपेरेबल है, सेम बेस के हैं, तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन से निकाल सकते हो। पर अगर आपका प्रोजेक्ट का बेस अलग अलग है, तो तब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी इनटू 100 भी कर सकते हो, जो भी निकालो। बोलो तो ए का क्या आएगा, बोलो ए का क्या आएगा। अब दोनों में यहां पे आप ध्यान दो, एनपीवी 90,000 ही था, तो बेस सेम ही है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं। भले आउटफ्लो अलग अलग था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेड एनपीवी के हिसाब से निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों की 90,000 ही आ रही है, तो ये कंपेरेबल है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको पता चल रहा है कि देखो ए का है 37,000, बी का है 44,000, तो ज्यादा रिस्की कौन है, प्रोजेक्ट बी, वो तो दिख रहा है। बट स्टिल आपको पूछा है, अच्छा देखो क्या पूछा है, विच प्रोजेक्ट डू वी कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई। तो ज्यादा रिस्की कौन है, प्रोजेक्ट बी। क्यों सर, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। अब क्योंकि एनपीवी सेम है, बेस सेम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालोगे तो वो भी बी का ही ज्यादा आएगा। निकाल लो, निकाल लो। पहले ए का यहां निकाल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी परसेंटेज में निकाल रहे बस। 37,947 डिवाइडेड बाय एनपीवी, ठीक है, इनटू 100 कर सकते हो, परसेंटेज में आ जाएगा। 37,947 डिवाइडेड बाय 90,000 तो आएगा 0.42। ठीक है, 0.42 टाइम्स, यानी वो इसलिए मैं परसेंटेज में निकालता हूं, यानी कि 42%। आपका एनपीवी कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, 42%। जितना ज्यादा आएगा ये, उतना ज्यादा रिस्की आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ए का आ रहा है 42%। अब बी का निकालो, बी का है 44,497 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100। 44,497 डिवाइडेड बाय 90,000%, तो ये आएगा 49.44%। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन बी का ज्यादा है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बी इज मोर रिस्की, बी इज मोर रिस्की। ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये चार्ट ध्यान दे रहे हो, यही उसके स्टेप्स हैं। यहां तक तो आप ऐसे ही निकालते हो, ये तो आप ऐसे ही निकाल रहे हो एक्सपेक्टेड एनपीवी में। बस आगे के जो है आपको ध्यान रखना है, पहला है डेविएशन निकालना है, एक्सपेक्ट एनपीवी माइनस एनपीवी या एनपीवी माइनस एक्सपेक्ट एनपीवी, कोई भी करो, आंसर सेम ही आता है। और जो भी डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर लो। स्क्वायर लेने से क्या होता है, प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो साइन यहां पे नलीफाई हो जाएगी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपके प्रोबेबिलिटी से, और जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम लेना है, और वो सम जो भी आया उसका स्क्वायर रूट लेना है। जो भी सम आया उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से देखना पड़े, मेरे एक्सप्लेनेशंस, मेरे स्टेप्स फिर से एक बार देखने पड़े। एट द मैक्स आपको इतना मेहनत करना पड़ सकता है, पर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो ये था आपका पूरा कैपिटल बजटिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से अगस्त वालों को अभी मिनिमम इतना करना चाहिए, मिनिमम इतना करके जाना चाहिए। हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल आते ही नहीं है, 4 या 5 ही प्रैक्टिकल आते हैं। तो बताइए मुझे क्या क्या आएगा, टाइम वैल्यू भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या आ रहे हैं, 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो एनपीवी, आईआरआर, ये सब तो मेन है ना, इन पे तो एक आध क्वेश्चन आ ही रहा है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सोच रहे हो ना, उस पर मैक्सिमम आपकी अगर किस्मत खराब रही तो एक क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन जो पता भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ये मेरा लॉजिक है। आ भी गया तो भाई क्या पूरा पेपर थोड़ी भर के आ जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा। तो एक क्वेश्चन के लिए फालतू 7-8 क्वेश्चन मार्क्स जो आप ले सकते हो, उसको क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसमें क्यों आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, चलिए सर, तो ये था कैपिटल बजटिंग, जो अपना कमिटमेंट था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
ठीक है, वो भी अपन पढ़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आप यहां तक देख रहे हो मतलब थैंक यू सो मच। और वीडियो लाइक किए बिना जाना नहीं, ठीक है, वीडियो लाइक कर देना सर, और प्लीज इसको शेयर कीजिए क्योंकि काफी बच्चे यही सब क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहे हैं, इसकी वर्किंग ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक आपके अपने पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, उनको भी पता चले कि कितना ईजी है हर चीज, कैसे हर चीज निकालते हैं, हर स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर चीज में काफी डिटेल में आपको बता रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में आगे मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस करेंगे और इस सीरीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।